अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो उस पेट्रोल का एक हिस्सा पेट्रोल है ही नहीं। जी हाँ, आज भारत के ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स पर मिलने वाला पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, उसमें इथेनॉल भी मिला हुआ है। शायद आपने E20 का नाम सुना हो या फिर पेट्रोल पंप पर उसका स्टिकर देखा हो, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इथेनॉल क्या है। असली सवाल यह है, भारत को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये फैसला सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लिया गया या इसके पीछे इकोनॉमी, फार्मर्स, ऑयल इंपोर्ट्स और नेशनल सिक्योरिटी की भी एक कहानी छुपी है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या तस्वीर वाकई उतनी सीधी है जितनी पहली नज़र में दिखती है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम स्लोगन्स या ओपिनियन की नहीं, बल्कि फैक्ट्स, हिस्ट्री और एविडेंस की मदद से समझेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग की पूरी कहानी। आज भारत में बिकने वाला स्टैंडर्ड फ्यूल E20 पेट्रोल है, यानी हर 100 लीटर फ्यूल में 80 लीटर पेट्रोल और 20 लीटर एथेनॉल। ये सिर्फ एक टेक्निकल बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है और इसी फैसले ने एक बड़ी डिबेट को जन्म दिया। कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी रिवॉल्यूशन है तो कुछ लोगों के लिए एक गंभीर चिंता। हर दिन भारत की सड़कों पर करोड़ों लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसी फ्यूल को लेकर देश भर में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। और फिर इस फैसले को लेकर अलग अलग खबरें सामने आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में E20 से माइलेज कम होने की चिंता जताई गई। धीरे धीरे ये मुद्दा देश भर में एक बड़ी डिबेट बन गया। आखिर सच क्या है? तो फिर सवाल उठता है, आखिर सही कौन है? क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग वाकई इंडिया के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, या हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन रहे हैं जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अभी सामने आना बाकी है? किसी भी पॉलिसी को समझने का एक ही तरीका होता है, उसके पीछे की प्रॉब्लम को समझना। और इथेनॉल ब्लेंडिंग की कहानी भी वहीं से शुरू होती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब भी दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, कुछ ही दिनों में उसका असर हमारे पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी दिखने लगता है। और जब फ्यूल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं होता, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सब्जियां महंगी होती है, ऑनलाइन डिलीवरीज महंगी होती है। मतलब क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, वो धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी में फैल जाता है। आज भारत अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरत का 85% से भी ज़्यादा हिस्सा इंपोर्ट करता है। सोचिए, अगर दुनिया में कोई वॉर हो, सप्लाई चेन टूट जाए या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज प्रोडक्शन कम कर दे, तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। और इसी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल बन जाता है। जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भारत से बाहर जाएगा। मतलब हम अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हर साल दूसरे देशों को पेमेंट करने में खर्च करते हैं। इसी चैलेंज ने पॉलिसी मेकर को सोचने पर मजबूर किया, क्या कोई ऐसा फ्यूल हो सकता है जिसने जिसे भारत खुद प्रोड्यूस करे, जो इम्पोर्टेड पेट्रोल पर हमारी डिपेंडेंस को थोड़ा कम करे? और इसी सवाल ने जन्म दिया इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को। लेकिन आखिर इथेनॉल होता क्या है? चलिए सबसे पहले उसे समझते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि भारत को इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इथेनॉल ही क्यों बना? इथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है, लेकिन ये वो अल्कोहल नहीं है जो बीवरेजेस में यूज होती है। फ्यूल ग्रेड इथेनॉल स्पेशली व्हीकल के लिए बनाया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है, ये प्लांट से बनता है। मतलब जहाँ पेट्रोल लाखों साल पुराने फॉसिल फ्यूल से आता है, वही इथेनॉल हर साल खेतों में दोबारा उगाया जा सकता है। इसीलिए इसे रिन्यूएबल फ्यूल भी कहा जाता है। लेकिन ये बनता कैसे है? इथेनॉल बनाने का प्रोसेस देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन असल में इसका प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है। भारत में इथेनॉल बनाने के लिए पहले शुगर इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट यानी मोलेसेस का इस्तेमाल किया जाता था। आज इसके अलावा मेज, डैमेज फूड ग्रेन्स और कुछ अन्य एग्रीकल्चर फीडस्टॉक का भी यूज किया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, फिर फर्मेंटेशन के दौरान नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन और प्यूरिफिकेशन के बाद फ्यूल ग्रेड इथेनॉल तैयार होता है। और फिर इसी इथेनॉल को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल के साथ ब्लेंड करती है।
लेकिन यही एक बहुत लॉजिकल सवाल उठता है, अगर प्योर पेट्रोल पहले से अवेलेबल था और गाड़ियाँ भी उसी से चल रही थी, तो इथेनॉल मिलाने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए या इसके पीछे कोई और वजह थी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2001 भारत ने पायलट बेसिस पर इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की। 2003-4 के दौरान इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को और फॉर्मल शेप दे दिया गया, लेकिन अगले कई सालों तक प्रोग्रेस बहुत स्लो रही। कभी शुगर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, कभी सप्लाई चेन, तो कभी पॉलिसी चैलेंजेस। 2014 के आसपास ब्लेंडिंग लेवल लगभग 1.5% के करीब था। इसके बाद पॉलिसी रिफॉर्म्स आए। 2018 की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल ने फिर स्टॉक का दायरा बढ़ाया। 2021 में नीति आयोग ने E20 रोडमैप दिया। 2022 में भारत में E10 टारगेट अचीव किया और फिर अप्रैल 2026 E20 भारत भर में एक स्टैंडर्ड पेट्रोल वेरिएंट बन गया। 2 दशकों का सफर अब एक नए फेज में एंटर कर चुका था। बेनिफिट हुआ है तो आंसर है हाँ। शुगर केन की डिमांड बढ़ी है, किसानों को बेहतर पेमेंट और एक्स्ट्रा इनकम मिली, यानी स्ट्रॉन्गर फार्मर स्ट्रॉन्गर इंडिया है। क्लीनर फ्यूल, इथेनॉल के साथ फ्यूल ज़्यादा क्लीन बर्न होता है। इससे स्मोक और हार्मफुल एमिशन कम होते हैं और हवा थोड़ी और साफ बनती है। कम एमिशन यानी रेड्यूस CO2, इट प्रोटेक्ट्स नेचर एंड सेव आवर प्लेनेट। इसका चौथा बेनिफिट है एनर्जी सिक्योरिटी। जितना ज़्यादा इथेनॉल उतनी कम इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस, और इतना ही मजबूत बनता है भारत का एनर्जी फ्यूचर। की अचीवमेंट्स ऑफ एथेनॉल मिशन, और इन सब एफर्ट्स का रिजल्ट भी आपके सामने है। भारत ने फॉरेन एक्सचेंज में बड़ी बचत की, इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस घटा, कार्बन इमिशन कम हुए और लाखों करोड़ रुपए सीधे किसानों तक पहुँचे। बट एवरी पॉलिसी हैज़ टू साइड्स। स्टोरी इतनी परफेक्ट है जितनी दिखाई जाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, फूड या फ्यूल। क्रिटिक्स का कहना है अगर अनाज और फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल फ्यूल बनाने के लिए किया जाएगा तो फूड सिक्योरिटी और फूड प्राइसेस पर प्रेशर बढ़ सकता है, खासकर उस देश में जहाँ इतनी बड़ी आबादी को खाना उपलब्ध कराना खुद एक चुनौती हो। इसीलिए सवाल उठता है, क्या अनाज का पहला अधिकार इंसान का होना चाहिए या फ्यूल टैंक का? इस कंसर्न पर गवर्नमेंट का जवाब अलग है। गवर्नमेंट के मुताबिक इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हर तरह का राइस डाइवर्ट नहीं किया जाता, सिर्फ वही सरप्लस राइस इस्तेमाल किया जाता है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल फूड सिक्योरिटी की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद इथेनॉल के लिए अप्रूव करता है। दूसरा कंसर्न है पानी को लेकर। सोशल मीडिया और पब्लिक डिस्कशन में एक क्लेम काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है। इसी क्लेम के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि इथेनॉल प्रोग्राम वाटर स्ट्रेस रीजन के लिए सस्टेनेबल नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट इस क्लेम को अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उनके मुताबिक इथेनॉल प्लांट के प्रोडक्शन प्रोसेस में 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 3 से 5 लीटर प्रोसेस वाटर का इस्तेमाल होता है। साथ ही आज की मॉडर्न डिस्टिलरीज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD सिस्टम पर काम करती है। इन सिस्टम का उद्देश्य है प्लांट से निकलने वाला वेस्ट वाटर को रिसाइकल और रीयूज करना होता है। लोगों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल से माइलेज 30% तक कम हो जाती है। इस क्लेम ने नेचुरली व्हीकल ओनर के बीच में चिंता बढ़ा दी। कुछ लोगों ने रोल आउट के तरीके पर भी सवाल उठाए और कहा कि कंज्यूमर को ज़्यादा अवेयरनेस और ट्रांजिशन पीरियड मिलना चाहिए था। गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट के मुताबिक 30% का फिगर रियल वर्ल्ड माइलेज रिडक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये सिर्फ इथेनॉल की लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को पेट्रोल से कंपेयर करता है। असल ड्राइविंग कंडीशन में माइलेज सिर्फ फ्यूल पर ही डिपेंड नहीं करती। ड्राइविंग स्टाइल, टायर प्रेशर, व्हीकल सर्विसिंग, ट्रैफिक कंडीशंस और AC का इस्तेमाल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये भी माना है कि कुछ व्हीकल में फ्यूल इकोनॉमी में लगभग 3 से 5% तक की कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या भारत इस रास्ते पर अकेला चल रहा है? जवाब है नहीं। दुनिया के कई देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीनर फ्यूल के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग को अपना चुके हैं।
यूनाइटेड स्टेट में आज E10 स्टैंडर्ड फ्यूल है। E15 का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। ब्राज़ील में देखें तो इस मोमेंट का ग्लोबल लीडर ब्राज़ील को माना जाता है। वहाँ E27 स्टैंडर्ड ब्लेंड है जिसे लगभग 35% तक बढ़ाया जा सकता है। जापान ने भी इथेनॉल को फेज रोलआउट्स के नज़रिए से अपनाया है और कनाडा, थाईलैंड और यूरोप के कई देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी भारत की कहानी अलग ज़रूर है, लेकिन क्लीनर और सिक्योर एनर्जी की तलाश आज पूरी दुनिया की कहानी बन चुकी है। हर पॉलिसी सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव से नहीं, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन से जज की जाती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बेनिफिट भी सामने आए और कुछ कॉन्सर्स भी। शायद इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि पॉलिसी सही है या गलत, बल्कि ये है क्या इसे और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति अलग दे सकता है, लेकिन डिस्कशन और एविडेंस किसी भी पॉलिसी को मजबूत बनाते हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की कहानी सिर्फ पेट्रोल की नहीं, भारत की एनर्जी फ्यूचर की कहानी है। हो सकता है ये पॉलिसी और सफल हो सकता है इसमें और सुधार की ज़रूरत पड़े, लेकिन फैसला आखिर आपका है। तो बताइए, क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के लिए सही दिशा है या इस पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। द स्टोरी कंटिन्यूज़।